देखना है वो ये देखना है, यदि हमें दिया गया है 2 moles of carbon dioxide to form carbon dioxide, then during formation of carbon dioxide, how much energy get involved, that is released or evolved from the system. चाहे एनर्जी रिलीज हो रही हो, चाहे एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो, हमें वो सारे एनर्जी का सीन यहाँ पर देखना है। क्लियर? सो एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट हमें यहाँ पे मेजरली देखना है। देन after this thing, we also need to see, we also need to observe energy involvement in a process. केमिकल रिएक्शन के साथ साथ हमें किसी प्रोसेस में भी कैसे एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है वो भी हमें यहाँ पर डील करना है। क्लियर? प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? लेट्स से हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें हम कुछ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, देयर इज नो केमिकल चेंजेस। हम सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, हम उसको हीट कर रहे हैं। क्लियर? तो उसमें कैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर को रिलेट करना है, उसमें कितना एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो कैलकुलेशन हमें इसमें देखना है। And the last part of this chapter is we need to deal with the feasibility of any change. Feasibility का मतलब ये होगा कोई भी चेंज कब होगा, कब नहीं होगा, या होगा भी या होगा ही नहीं कभी। मतलब देखो, ये जो मार्कर है, ये मार्कर कभी भी अपने आप ऊपर उठ के नहीं आए। तो एक चेंज ये हो रहा है, अब इस एक्सचेंज की यदि मैं इसको जैसे ही फोर्स रिमूव करता हूँ, ये मार्कर अपने आप नीचे आ जाए। So the change which is going, the marker coming from this top position to bottom position is spontaneous. It can occur on its own. Clear? But this change cannot occur on its own. इसके लिए एक्सटर्नल एजेंसी लग रही है, मेरा हैंड, एक्सटर्नल एनर्जी लग रही है। तो जब तक मैं इसे फोर्स नहीं लगाऊंगा ऊपर लाने के लिए, इनफाइनाइट टाइम तक यहीं पे रहेगा, कभी अपने आप ऊपर नहीं जाएगा। तो मैं फिजिबिलिटी देखनी है कि कोई भी चेंज किस कंडीशन में होगा, कब होगा, क्या टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम कंडीशंस होंगी, वो सब कुछ देखना है फिर लास्ट पार्ट। क्लियर? चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग जरूरी है इस चैप्टर में, नहीं तो क्वेश्चंस नहीं बनते एकदम से। क्लियर? तो हमें डे 1 से थोड़ा सा फोकस रहना है इस चैप्टर को लेकर। क्लियर? यदि मुझसे कोई पूछेगा कि 3 चैप्टर जो थोड़े से टफ जाते हैं या जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ये हम बोले फिजिकल केमिस्ट्री में, वो 3 चैप्टर्स होते हैं थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्मोडायनेमिक्स, आयोनिक इक्विलिब्रियम हमें 11th में ही करना है, वही 2 चैप्टर हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चे भी 11th में। फिर बाकी फिजिकल के 4 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है 12th में। ठीक है? सो थोड़ा सा फोकस रहना स्टार्टिंग से, क्योंकि जो हम रेगुलर लेक्चर्स में चीजें समझते हैं वो ज्यादा टाइम तक हमें ध्यान रहती है, क्योंकि ज्यादा टाइम देते हैं हम उसमें, प्रैक्टिस के लिए भी ज्यादा टाइम होता है, रिवीजन में हमारे पास उतना टाइम नहीं है। रिवीजन नो डाउट हम करेंगे, भी रिक्वायर्ड होगा डेफिनेटली इसका फ्यूचर में, बट फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि जितना हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, फोकस रहे हैं और चीजों को अच्छे से समझते चले जाए। चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है ये 3 सेक्शन है इसमें अलग अलग। पहला सेक्शन है थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। सेकंड है थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें केमिकल रिएक्शन से डील करना है। एंड द थर्ड वन इज सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ, जिसमें फिजिबिलिटी हमें चेक करनी है किसी भी चीज की। चलो,
It deals with the system and its properties, energy exchange between system and surrounding, feasibility of any change, and it mainly depends on first, second, and third law of thermodynamics. कॉपी किया है, दिया, गौरी? Yes, sir. लास्ट लेक्चर में ऑप्शन क्यों थी तुम, दिया? क्यों ऑप्शन थी? आंसर दो। हाँ, मैंने अटेंडेंस ली थी 26 नवंबर को। नहीं, दिया प्रेजेंट थी, गोरी एब्सेंट थी लास्ट लेक्चर में, सॉरी। गोरी यही रहो, क्यों एब्सेंट थे तुम लास्ट लेक्चर में? विशाखा, तुम भी काफी मतलब लास्ट 4 लेक्चर्स में से 2 लेक्चर में एब्सेंट थी। विशाखा आई रहे? चलो, तीन सेक्शन है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एफएलओटी भी लिखा जाता है। सेकंड पार्ट थर्मोकेमिस्ट्री, थर्ड पार्ट सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ये देख लो, मतलब नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट तो बताया, 3 सेक्शन है, तीनों ही इंडिविजुअल अपने सेक्शन है और तीनों से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ऑल आर यूजफुल। टर्म्स एंड डेफिनेशन। चलो, मैं एक काम करता हूँ, स्क्रीन पे शेयर करता हूँ ताकि एक बार तुम वहां से कॉपी कर लो टर्म्स एंड डेफिनेशन, मैं एक्सप्लेन करते जाऊँ वहां साथ।
System, any specific macroscopic part of universe under investigation or under observation is called system. जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसे सिस्टम बोलेंगे. Am I audible now? Yes, sir. ठीक है. And screen is also visible. Terms and definition दिख रहा है. Yes, sir. ठीक है. Surrounding rest part of the universe that can affect the system is called surrounding. System के आसपास वो सारी चीजें जो सिस्टम को अफेक्ट कर सकती हैं, तो सराउंडिंग बोलेंगे हम. Boundary, the space separating the system and surrounding is termed as boundary. सिस्टम सराउंडिंग को जो भी सेपरेट करेगा उसे बाउंड्री कह देंगे. उसके नीचे जो भी लिखा है वो एक बार लिख लो. मैं उसको एग्जांपल के साथ फिर एक्सप्लेन कर दूंगा बोर्ड पर. कॉपी कर लिया है क्या? नो सर. अभी हो गया? सर ये लास्ट 2 वर्ड्स के लिखे. डन सर. ठीक है. टाइप्स ऑफ सिस्टम. हमने सिस्टम को डिफाइन किया, बाउंड्री को डिफाइन किया, सराउंडिंग को डिफाइन किया. नाउ द टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी एंड मेटल एक्सचेंज.
we can define system into three different categories. Open system. System can exchange matter as well as energy with the surrounding. A system can exchange energy in the form of heat and work with the surrounding. Heat और work के form में ही energy exchange होगा. चलो पहले तो मैं बाउंड्री में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बाउंड्री जो मैंने वर्ड्स यूज किए थे वो क्या मतलब है उन सारे बाउंड्रीज के, फिर हम सेकंड उस पे जाते हैं. हमने सिस्टम डिफाइन किया. सिस्टम part of the universe which is under investigation, which is under observation, under study. सराउंडिंग उसके आसपास जो सिस्टम को अफेक्ट कर सके. बाउंड्री जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर सके. अब कुछ तीन डिफरेंट कैटेगरी में बाउंड्री को डाला. रिजिड, नॉन रिजिड. मैं सारे एग्जांपल लेता हूँ. ये जो सिस्टम है इसकी बाउंड्री रिजिड है. मैं इसको कंप्रेस या एक्सपैंड नहीं कर सकता. दिस इज रिजिड बाउंड्री, जिसकी पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता है, जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं किया जा सकता है, उस सिस्टम की बाउंड्री रिजिड होगी. क्लियर? ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की जो बाउंड्री है वो नॉन रिजिड है. नॉन रिजिड मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ. बाउंड्री की पोजीशन चेंज किया, वॉल्यूम कम कर दिया. कंप्रेंशन एक्सपांशन इज पॉसिबल. तो इन कंप्रेंशन एक्सपांशन इज पॉसिबल. क्लियर? हमने इसको कंप्रेस कर दिया. कंप्रेस करने के साथ साथ बाउंड्री की पोजीशन चेंज हुई. नॉन रिजिड बाउंड्री. Is that okay? Rigid and non-rigid? इतना समझ में आता है? स्नेहा, तनिष्का, वेद, is that okay? Yes, sir. Yes, sir. अब हम आते हैं इसका रिजिड नॉन रिजिड के बाद. एक टर्म वहां पे यूज किया गया था, सॉरी, रियल एंड इमेजिनरी. देखो, रियल एंड इमेजिनरी बाउंड्री को भी मैं तुम्हें बताता हूँ. एक सिस्टम है हमारे पास. ये सिस्टम ले लेते हैं हम. चलो, ये सिस्टम है अभी हमारे पास. इस सिस्टम में ये जो बाउंड्री है, दिस इज रियल बाउंड्री. एक्चुअली मैं देख पा रहा हूँ और रियल बाउंड्री के थ्रू मैटर एक्सचेंज नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होता है. ये जो मार्कर है ना इस सिस्टम के अंदर, ये मार्कर इस बाउंड्री के थ्रू अंदर बाहर नहीं हो सकते. क्लियर? अच्छा, ये मुझे बताओ, ये मार्कर सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के बाहर है? अभी वेदांत, सिस्टम के अंदर है, सिस्टम के बाहर है? बाहर है. अभी सिस्टम के अंदर है. अंदर है. इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर पा रहे हैं. क्या ये मार्कर आधा सिस्टम में आधा सराउंडिंग में है, ऐसा बोल सकते हैं हम? हाँ सर. मतलब ये बाउंड्री तुमने एज्यूम कर ली. क्या ये यहाँ पे कोई रियल बाउंड्री है क्या? दिस इज द इमेजिनरी बाउंड्री. हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये बाउंड्री है. दिस इज नॉट अ रियल बाउंड्री. इमेजिनरी बाउंड्री के थ्रू हम मैटर को सिस्टम से एक्सचेंज भी कर सकते हैं. समझ में आया रियल और इमेजिनरी का डिफरेंस? शरण्या, शर्वरी, लोकेशा, इज दैट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो हमने रियल इमेजिनरी देखा, हमने रिजिड नॉन रिजिड देखा. नाउ आई नीड टू एक्सप्लेन एडियाबेटिक एंड डायाथर्मिक. एडियाबेटिक, अच्छा उसे ए डायबिटिक मत पढ़ना ना. इट इज नॉट ए डायबिटिक, इट इज एडियाबेटिक. एडियाबेटिक मीन्स वेयर एनर्जी कैन नॉट बी एक्सचेंज. अब एनर्जी कहां पर एक्सचेंज नहीं होगी? मैं एक एग्जांपल लेता हूं. थर्मस में हमने गर्म पानी रखा, वो कई घंटों तक गर्म रहता है. हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है सराउंडिंग से. डेफिनेटली कुछ लेवल तक होता है, 4 से 10 घंटे के बाद वो ठंडा भी होगा, बट it is almost adiabatic. Heat exchange is not allowed. But मैं एक और सिस्टम लेता हूँ. चलो, मैंने इसमें कोल्ड ड्रिंक ही ले ली. कोल्ड ड्रिंक है अभी 4 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने रूम में 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा. आफ्टर सम टाइम, maybe 1 hour, 1.5 hour, 2 hours, the temperature of cold drink becomes the room temperature 25. उसमें इस बाउंड्री के थ्रू क्लोज था सिस्टम पूरा, सब कुछ बंद था, सारी बाउंड्री रियल थी, मैटर बाहर नहीं गया, बट हीट एनर्जी अंदर बाहर होती है. तो जब भी एनर्जी एक्सचेंज होगी सिस्टम सराउंडिंग में, वो होगा डायाथर्मिक बाउंड्री. तो ये बाउंड्री कैसी होगी? डायाथर्मिक. थर्मस की बाउंड्री कैसी थी? एडियाबेटिक. क्लियर? इवन हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है एंड वी कैन परफॉर्म वर्क. एनर्जी कैन बी एक्सचेंज बाय परफॉर्मिंग वर्क. हम कुछ कंप्रेस या एक्सपैंड कर पा रहे हैं सिस्टम को. मैंने फोर्स लगाया, इसका वॉल्यूम कम हो गया. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क.
So work can be done by changing the volume of the system. Yeah. और हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, वर्क परफॉर्म हो सकता है, दो फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज होगी इस चैप्टर में, हीट या वर्क। किसी एक फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो गई तो बाउंड्री मतलब बेसिकली वो एनर्जी एक्सचेंज होगा। हीट के फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है तो डायथर्मी, और वर्क के फॉर्म में हो रही है तो नॉन रिजिड। क्लियर? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? इज दैट ओके? रिस्पॉन्ड करो यार, तुम कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हो Yes, आजकल। sir. Yes, sir. ठीक है, चलो अब मुझे ये बताओ, हमने सिस्टम के डिफरेंट टाइप्स देखने हैं हमें। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी। मैटर मतलब उसके अंदर जो मटेरियल है, जो कंटेंट है। क्लियर? तो बेस्ड ऑन एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वी कैन डिफाइन थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम। पहला सिस्टम होगा ओपन, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज होंगे। क्लियर? सेकंड होगा क्लोज, जिसमें मैटर एक्सचेंज नहीं होगा बट एनर्जी एक्सचेंज होगी। थर्ड होगा आइसोलेटेड, जिसमें मैटर और एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज नहीं। और ये तो डेफिनेट है कि मैटर बाहर गया तो मैटर अपने साथ एनर्जी को तो लेके जाएगा ही। जहां मैटर एक्सचेंज होगा वहां एनर्जी तो होना ही होना है। या चलो देखते हैं तीनों के डेफिनेशन हम। कॉपी करो, कॉपी करो, एक बार पढ़ो भी ना पूरा, मतलब कि क्या है, इवन डायग्राम वगैरह बनाने। कॉपी करो, कॉपी करने के बाद एक बार सारी चीजें पढ़ो ना ढंग से। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। क्या तुम्हें बाउंड्री वगैरह सब कुछ समझ में आ रहा है, क्यों ऐसा दिया गया है?
कॉपी कर लिया है सभी ने? नो सर। देखो ओपन सिस्टम में मिनिमम वन बाउंड्री शुड बी इमेजिनरी, ताकि हम मैटर को एक्सचेंज कर सकें। कुछ बाउंड्री रियल हो सकती है, कुछ इमेजिनरी होगी। क्लोज सिस्टम में हमें एनर्जी एक्सचेंज करना है तो दो पॉसिबिलिटी होगी, या तो एक बाउंड्री नॉन रिजिड हो मिनिमम, ताकि उससे वर्क को एक्सचेंज किया जा सके, और यदि सारी बाउंड्री रिजिड है तो फिर डायथर्मिक वॉल होना चाहिए ताकि हीट एक्सचेंज कर सके। मिनिमम एटलीस्ट वन ऑफ द वर्क और हीट शुड बी एक्सचेंज इन क्लोज सिस्टम। या तो नॉन रिजिड बाउंड्री हो जाए या डायथर्मिक हो जाए, दोनों हो जाए तो ये अच्छी बात है, बट एटलीस्ट वन बाउंड्री शुड बी नॉन रिजिड और मे बी डायथर्मिक। आइसोलेटेड सिस्टम में ना एनर्जी एक्सचेंज करना है ना मैटर, तो एडियाबैटिक वॉल होनी चाहिए। अच्छा, जो क्यू लिखा है ना, क्यू डिनोट्स हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज जीरो, वर्क जीरो, और उसके आगे लिखा है इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो। उसको तुम सिर्फ लिख लो, भी आगे पता लगेगा क्यों क्या है। डेल्टा यू को क्यों जीरो लिखा गया क्यों पता लगेगा। तो जो लास्ट केस है आइसोलेटेड सिस्टम, एडियाबैटिक वॉल, एट द सेम टाइम रिजिड वॉल, एडियाबैटिक, रिजिड एंड रियल। उसमें तुम चाहो तो दो वर्ड कोडेट करना, एडियाबैटिक, रिजिड एंड रियल। कॉपी कर लिया है क्या अभी? यस। यस। लास्ट वाले में तुम्हें ये ऐड करना है, एडियाबैटिक, रिजिड एंड रियल बॉन्ड, तीनों होना कंपल्सरी है ना। एडियाबैटिक में क्यू जीरो, रिजिड में वर्क जीरो, और रियल बाउंड्री में मेटल एक्सचेंजेस नॉट अलाउड। चलो मैं सारे केसेस के एक एग्जांपल ले लेता हूँ ना। ओपन सिस्टम क्या है? ओपन सिस्टम, जिस रूम में हम बैठे हैं वो एक ओपन सिस्टम है। विंडो से, रूम के गेट से कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स बाहर जा सकते हैं, अंदर जा सकते हैं, ये एक ओपन सिस्टम है। गैसेस अंदर जा सकती हैं, गैसेस बाहर आ सकती हैं, पार्टिकल ये बाहर आ सकता है, अंदर जा सकता है। तो ये हो गया ओपन सिस्टम। क्लियर? ये इमेजिनरी बाउंड्री हो। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल लेता हूँ। क्लोज सिस्टम का एग्जांपल हो गया ये बॉटल, जिसका केप साइड है, क्लियर, लगा रखा है हमने ना। इसमें से कोई भी मेटर बाहर नहीं जा सकता क्लोज सिस्टम से। एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है वर्क के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म, दोनों फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है। इवन मैं एक और एग्जांपल लूं क्लोज सिस्टम का, दिस सिस्टम इज आल्सो क्लोज सिस्टम। तुम इसको हीट एनर्जी दे सकते हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, इसमें से मेटर अंदर बाहर जनरली नहीं होगा। क्लियर? तो उसका ऑल बाउंड्रीज आर रियल एंड रिजिड, वर्क परफॉर्म नहीं हो सकता बट हीट एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है। तो ये भी एक क्लोज सिस्टम होगा, क्लियर, जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल, परफेक्टली आइसोलेटेड वैसे तो कुछ होता ही नहीं है, बट यदि हम 99.9% तक आइसोलेटेड सिस्टम देखें, थर्मस, थर्मस में से एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होंगे जब तक कि वो क्लोज्ड है। हम ओपन करके मैटर को बाहर करेंगे फिर बात। इज दैट ओके? त्रिशा, पल्लवी, प्रथमेश? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चले हम आगे कुछ और सिस्टम पर।
Some other systems. Real system and ideal system. Real system in experimental world, the system is called real. जो भी experiment जिसमें हम perform कर रहे हैं, yeah. Ideal system under assumption of idealistic behavior. जैसा system में जो gases हैं वो ideal gases deal कर लिया. Ideal system कुछ होता नहीं है, it just used for the paper pen calculation. जैसे ideal gas, real gas. Calculation purpose के लिए ideal system बनाया जाता है. Homogeneous and heterogeneous system. Homogeneous uniformity is maintained throughout the depth. Heterogeneous not uniform completely and consists two or more phases. Homogeneous, heterogeneous को मैं बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स पर एक्सप्लेन करूंगा. Because you can copy this thing. पूरा पेज ही कॉपी करना है ना तुम्हें. State variable, extensive property, intensive property. Extensive properties which depends on the size of the sample
एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, इंथॉल्पी। अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल लिख लो, मैं एक्सप्लेन करूंगा, समझ में आएगा। इंटेंसिव विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सैंपल, प्रेशर, और उसके बाद लिखा है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम पर यूनिट मोल और पर यूनिट मास, कुछ भी एक नंबर डिफाइन कर सकते हैं। मोलारिटी कैपिटल एम, मोलालिटी स्मॉल एम, पीएच। रोहित, रुद्राक्ष, कॉपी हो गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो कुछ टर्म्स जो हमने भी लास्ट पेज पर देखे हैं उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। रियल सिस्टम, आइडियल सिस्टम तो काफी सिंपल सा है, और जो भी आइडियलिस्टिक अजम्पशन है विच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन पर्पस, वो आइडियल सिस्टम होगा। रियल सिस्टम जो रियलिस्टिक सिचुएशन है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, वो रियल सिस्टम होगा जो एक्चुअली नेचर में एग्जिस्ट करता है। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जहां भी वर्ड आती है सेम फेज, यदि सेम फेज है तो homogeneous system. If the phase is not same, two या more than two phases present हैं, then it will be heterogeneous. phase का मतलब क्या होता है? same phase का मतलब ये होता है if we go from one point to another point, two things, एक तो state of matter, composition and density remain same. यदि ये चीजें सेम है तो हम बोलेंगे सेम फेज है। क्लियर? एक तो स्टेट ऑफ मैटर सेम होना चाहिए, सॉलिड है तो सॉलिड ही होना चाहिए, लिक्विड है तो लिक्विड, और गैस है तो गैस। क्लियर? सिर्फ स्टेट ऑफ मैटर नहीं, इसके साथ साथ कंपोजिशन और डेंसिटी भी सेम होना चाहिए। क्लियर? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया ऑयल प्लस वाटर, तो ऑयल की डेंसिटी कम है, वो वाटर पे फ्लोट होगा, यहाँ पे ऑयल, यहाँ पे वाटर। ये एक हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है। when you go from oil to water, point 1 to point 2, the composition and density both are different. यहाँ पे oil का फॉर्मूला अलग, वाटर का अलग, तो कंपोजिशन भी अलग है, डेंसिटी भी अलग है, ये डिफरेंट फेज हो जाएंगे। बोथ आर सेम स्टेट ऑफ मेटल लिक्विड, बट दे आर डिफरेंट फेज। बेसिकली जहां पे फेज डिफरेंट होता है वहां आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो अलग अलग चीजों को। इवन तुम इसको स्पून से अच्छे से मिक्स भी करोगे ना कुछ देर तक कुछ स्टेरॉइड से, तो हो सकता है वो मिक्स हो जाए, बट तुम ऑयल के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। तुम एक ग्लास वाटर में एक ड्रॉप या दो ड्रॉप ऑयल डाल के देखो, तो मिक्स करो, फिर भी तुम्हें बीच बीच में ऑयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख जाएंगे, या डिफरेंट फेज होगा। और हम ये हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो गया। मैं होमोजीनियस का भी एग्जांपल लूंगा, काफी एग्जांपल्स हैं इसके। तुम वाटर में NaCl को ऐड करो, NaCl कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, NaCl एक्वस सॉल्यूशन। तुम NaCl के पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ना कि ये NaCl है, ये वाटर है। उनका स्टेट ऑफ मैटर ये भी एक्वस में चला गया, मतलब लिक्विड फेज, वाटर भी लिक्विड फेज। कंपोजिशन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाओ, NaCl और वाटर का जो रेशो है वो मेंटेन रहेगा, डेंसिटी मेंटेन रहेगी हर पॉइंट पर, यहाँ पर हर पॉइंट होमोजीनियस हो गया। इज दैट ओके?
होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में डिफरेंस? Yes. चलो इसके बाद फिर हमने देखा था स्टेट वेरिएबल्स. दे डिस्क्राइब द basically they are the measurable properties of a system which can describe a system. जैसे मैंने ये तो डिफाइन कर दिया, हमारे पास एक सिस्टम है, क्लियर, ये एक सिस्टम है. इस सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें कितने मोल्स गैसेस के हैं, उनका टेम्परेचर क्या है, उनका प्रेशर क्या है, उनका वॉल्यूम क्या है, उनकी स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है, मतलब उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बोलेंगे स्टेट वेरिएबल, जो किसी भी सिस्टम के स्टेट को डिफाइन कर रहे हैं, वो किस स्टेट में है अभी, उनकी कंडीशंस क्या है. इज दैट ओके? उन्हें स्टेट वेरिएबल कहा जाता है. और स्टेट वेरिएबल को दो पार्ट में डिस्टिंग्विश किया गया है, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स एंड इंटेंसिव वेरिएबल्स. देखते हैं चलो दोनों में क्या डिफरेंस है. Extensive variables which depends on size, intensive variable which they do not depends on size. सिंपल सा क्या करना है, हमारे पास एक सिस्टम है, इसको कुछ 4, 5, 6 पार्ट में डिवाइड करो, जितना भी तुम्हें लग रहा है. एक छोटे पार्ट का और पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी चेक करो. इस छोटे पार्ट और पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी सेम है, मतलब साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है. इंटेंसिव अलग है तो साइज पर डिपेंड कर रहा है. एक्सटेंसिव, चलो कुछ एग्जांपल जैसे हमने लिए थे. मुझे बताओ जिस रूम में हम बैठे हैं उस रूम को मैं एक छोटा सा सेक्शन ले लेता हूँ. ये सेक्शन लिया मैंने इस रूम का. यहाँ पर गैसेस का मास और पूरे रूम में गैसेस का मास डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट. डिफरेंट है डेफिनेटली. यहाँ पे जो वेट है गैसेस का और पूरे रूम में जो वेट है गैसेस का वो डिफरेंट है, पूरे रूम में ज्यादा है, तो ये एक्सटेंसिव हो गया. यहाँ पर प्रेशर और पूरे रूम में प्रेशर सेम है या डिफरेंट है? सेम है. इंटेंसिव हो गया. वॉल्यूम इतने पार्ट का और पूरे रूम का सेम है या डिफरेंट है? Different. डिफरेंट है, तो ये एक्सटेंसिव हो गया. डेंसिटी, यहाँ पर डेंसिटी और रूम में एयर की डेंसिटी सेम है, इंटेंसिव हो गया. तो जो साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है वो इंटेंसिव, जो साइज पर डिपेंड कर रहा है वो एक्सटेंसिव. और हमें करना क्या है, इसको फाइंड आउट करने के लिए एक सिस्टम को कुछ पार्ट में डिवाइड करो, छोटे पार्ट और पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी भी सेम है तो इंटेंसिव, डिफरेंट है तो एक्सटेंसिव. इज दैट ओके? Yes. Note, if a system divided in two or more parts, then intensive variable have same magnitude have same value, magnitude के लिए same value लिखता हूं मैं, have same value for small part and for the whole system. Why extensive will not have same value. एक छोटे पार्ट का और पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी मैच कर रहा है तो इंटेंसिव, नहीं कर रहा है तो एक्सटेंसिव. तो एक सिंपल सा ट्रिक रहे, कुछ भी प्रॉपर्टी पूछी गई है उस सिस्टम को डिवाइड करके देख लो दो या उससे छोटे पार्ट में, छोटे पार्ट का पूरे सिस्टम का प्रॉपर्टी क्रॉस चेक करो.
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव वन। इस एग्जांपल से देख सकते हो, मास एक्सटेंसिव, वॉल्यूम एक्सटेंसिव, बट डेंसिटी इंटेंसिव। एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इंटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव इनटू इंटेंसिव विल बी एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में एक्सटेंसिव को मल्टीप्लाई करो तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आई। क्लियर है? हो गया है कॉपी? Yes. स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। कॉपी कर लो एक बार पूरा पेज। हो गया कॉपी? स्नेहा कॉपी कर लिया है? सर कहाँ तक करना है? पूरा ही करना है पेज। बाकी तो चलो मैं अटेंडेंस भी ले रहा हूँ एक बार की। कॉपी भी कर लो। अमोल, आयुष, प्रेजेंट। देवकी, देवकी, दिया, Present, sir. गौरी, जानवी, Present, sir. लोकेशा, Present, sir.
Present, sir. पल्लवी, प्रथमेश, Present. Present, sir. प्रिया, Present, sir. रश्मि, रिया, Present, sir. रोहित, रुद्राक्ष, ऋतुजा, Present, sir. sir. Please 30th November. शरण्या, शर्वरी, Present, sir. Present, sir. सिद्धि, स्नेहा, तनिष्का, Present, sir. वैभव, Vaibhav is not there today. Vedant, Yes, sir. I am in. Viraj, Vishakha. Yes, sir. Present, sir. ठीक है, होप अब तक कॉपी कर लिया होगा सभी ने। Yes. चलो देखो, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। State function which depends on your initial and final position. Path function which depends on the path followed by the system during the change. मैं सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। इस मार्कर को मैं यहाँ से यहाँ पर लाया कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई mgh। पहले मैं इसे यहाँ से यहाँ लाया, फिर यहाँ लाया, फिर यहाँ पे लाया, फिर यहाँ पे लाया। अभी भी हाइट उतना ही है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज विल बी mgh। इसने डायरेक्ट पाथ पे आया है, इनडायरेक्टली उस पाथ को फॉलो किया है, कुछ अलग पाथ को फॉलो करके उस पोजीशन पे आया है। चेंज इन एनर्जी और एनर्जी विल नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। तो एनर्जी क्या हो गया, एक स्टेट फंक्शन हो गया। प्रेशर को कम किया, फिर ज्यादा किया, फिर और ज्यादा किया, एक केस प्रेशर को डायरेक्टली उस पे लेके चले गए। तो दोनों केस में फाइनल प्रेशर, चेंज इन प्रेशर विल रिमेन सेम, इट इज अ स्टेट फंक्शन। ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा किस पाथ को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? सो प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी चेंज, जितने भी मैक्सिमम फंक्शन है दे आर स्टेट फंक्शंस। पाथ फंक्शन में सिर्फ दो चीजें काउंट होती है, हीट एंड वर्क एंड रिलेटेड टू हीट, जैसे हीट कैपेसिटी वगैरह वो जरूर होगी फिर पाथ फंक्शन में। सो हीट एंड वर्क, हम कैसे वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। देखो एग्जांपल है, मुझे यहाँ से जाना है, कुछ ऑफिस जाना है, अपने क्लासेस में जाना है, जो मेरे घर से रफली 4.5 किलोमीटर। मैं एक सीधा जो रास्ता 4.5 किलोमीटर पे चला गया। अब मैं जाता हूँ पहले मुंबई और फिर मुंबई से जाता हूँ अपने क्लासेस में, तो डेफिनेटली मेरा जो वर्क होगा वो ज्यादा हो जाएगा जी, मैंने अलग पाथ फॉलो किया है। तो हम किस तरीके से पाथ को फॉलो कर रहे हैं उस पर वर्क डिपेंड करेगा। तो वर्क इन एनर्जी एंड रिलेटेड, वर्क इन हीट एंड रिलेटेड टू हीट, like heat capacity, specific heat capacity, molar heat capacity, they are also path function. Is that okay? Yes. चलो आज के लिए इतना काफी है। मैं प्रोसेस डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। थोड़ा सा मुझे एक्चुअली नेक पेन भी हो रहा है, तो 10-15 मिनट जल्दी छोड़ रहा हूं मैं। नेक्स्ट लेक्चर है ना तुम्हारा आज? Yes, sir. ठीक है, होमवर्क बता ही दिया मैंने डीसी क्लास के लिए। थर्मोडायनेमिक्स से कुछ होमवर्क नहीं है अभी, सिर्फ लेक्चर नोट्स पढ़ लेना।